जयपुर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महिला वो उद्यमी भी है, मोटिवेशन स्पीकर भी है और समाज की अध्यक्ष भी रह चुकी है ऑल इंडिया रैंक पे। तो अगर एक महिला के अंदर ऐसे गुण हो और उस गुण को हम अगर राजस्थान की कल्चर, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ के उसको आगे बढ़ाएं, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्थानी सभ्यता है, जो सामाजिक समरसता है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे लोगों को हमें जोड़ना चाहिए। तो आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो महेश्वरी समाज के अध्यक्ष भी रह चुकी है ऑल इंडिया महेश्वरी महिला मंडल की, और यहाँ पे एक उद्यमी के तौर पर भी अपनी एक पहचान बनाए रखती है। नमस्कार विमला जी साबू, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान से कहाँ से बिलोंग करती हो, आपकी एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ पे प्राप्त की थी? मैं जयपुर से हूँ। ससुराल मेरा सीकर के बाजू में लोसल गांव है, वहाँ से हैं। और मेरी शिक्षा और पालन पोषण सब जयपुर में हुआ। कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? जयपुर के महारानी कॉलेज से मैंने बीकॉम 1962 में 64 में पास किया और 65 में मेरी शादी हुई। लेकिन कहते हैं महिलाएं शादी के बाद में घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसको ना तो आगे की पढ़ाई का कोई चस्का रहता है, ना वो फिर कोई उद्यमी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना सकती है। लेकिन आपने उस दौर में जब आपने बोला भाई 66 के अंदर आपने एजुकेशन पूरी की, उसके बाद में भी शादी के बाद में, तो आपको क्या लगा कि भाई आपको ऐसे फील्ड में आना चाहिए, या शादी के बाद भी आपकी वो अन्य महिलाओं की तरह ज़िंदगी निकलने लगी थी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 65 की शादी के बाद 1 साल की मेरी पढ़ाई रह गई थी और मैंने 1 साल आफ्टर मैरिज पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद भी वैसा मैं आपको बताऊं, मैंने एमए के भी फार्म भरे पॉलिटिक्स में, लेकिन परिवार में नहीं कर पाई तो वो मेरा बीच में रह गया। लेकिन चूँकि मेरे पति मिस्टर रामोताज जी साबू, वो भी इंजीनियर की पढ़ाई आफ्टर मैरिज ही उन्होंने पूरी करी, जो बिट्स रांची से इंजीनियर है। तो चूँकि एक पढ़ा लिखा पति मिला तो उनकी भी भावना थी कि मैं मेरी पढ़ाई पूरी करूं, तो इससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। और पढ़ाई पूरी करने बाद एक पढ़ाई का जो विज़न होता है कि मैं कुछ करूं, इस भावना से मैं 12 साल तक बरेली रही शादी बाद। लेकिन जब मैं सूरत आई 1977 में, उसके बाद मुझे सामाजिक स्कोप मिला। लेकिन आपने जैसे कहा भाई शुरुआती दौर में तो आप एक गृहिणी के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई वहाँ पे, लेकिन जब आप सूरत आए तो आपके अंदर वो सामाजिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी पहचान आपने अलग बनाई। तो ये सूरत ही क्यों चुना आपने? उस टाइम भाई साहब हम बरेली में जॉइंट फैमिली में रहते थे, और तो उस व्यापार की भावना को लेके मेरे पति सूरत आए। सूरत एक ऐसी जगह है गुजरात में कि व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र है, कपड़े में, डायमंड में। तो हमने सूरत चुना और हम सब 77 में जब सूरत आए तो मेरे पतिदेव समझ गए कि ये कुछ आगे भी करना चाहती है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम जब सूरत आए तो सूरत में 50 घर मैसूरी के थे, सिर्फ 50। तो कई बार ऐसे मन में आते थे, हम लोग इकट्ठे होते थे कि हमको संगठित होना चाहिए, हमको एक जगह एक मंच पे आना चाहिए। तो इस भावना के लेके कई लोगों ने मुझे कहा कि बिमला जी आप ये काम कर सकते हैं, और कुछ ईश्वर कृपा समझो, सबका सहयोग समझो कि सबको मैंने गठित किया। और उस टाइम मैसी समाज की स्थापना हुई, मैसी महिला मंडल की स्थापना हुई, और उन बातों को आज 45 साल हो गए। अब तो सूरत का समाज बहुत बड़ा हो गया है, करीबन 9 से 10 हज़ार घर यहाँ मैसी समाज के रहते हैं। लेकिन आज भी ईश्वर कृपा से सब लोग का मान सम्मान और मेरे कार्य वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं महिला एक घर तक सीमित रहने वाली महिला अगर सामाजिक सरोकारता के अंदर आती है तो काफ़ी बदलाव आते हैं सामाजिक तौर पे। तो आपने कैसे समाज के अंदर बदलाव लाए, कैसे आपने समाज का जो गठन किया उसको एक मंच पर लाने के लिए समाज बंधुओं का कैसे आपने योगदान रखा? मेरा ये मानना है कि भगवान की जो एक एक कृति है उसमें सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती है। जब समाज का गठन किया, बहनों में क्वालिटी थी, उनको गठन होने की इच्छा थी। हाँ, कुछ बातें ऐसी थी कि कुछ अंधविश्वास जकड़े हुए थे, तो हम जब सब लोग एक साथ बैठते थे तो उन बातों का हम निराकरण करते थे। चूँकि पढ़ाई लिखाई उस टाइम भी चल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों में नहीं थी। तो बहनों में एक इच्छा थी कि हम आगे बढ़ें, हम पढ़ें, कुछ और कुछ करें। तो इन इच्छाओं का एक जब एक मंच पे आती है, सबकी एक दूसरे का सहयोग मिलता है,
तो मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे के सहयोग से काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक ये भावना सब में फैल चुकी थी आज के 45 साल पहले कि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, अपने आप को कुछ करना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान में रखते हम लोग सब बहनें आगे बढ़ी। और फिर एक ललक में क्या, कुछ मेरे में जुनून ज़्यादा रहता है। जब एक काम में आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें और आगे बढ़े, और कुछ सीखें, और कुछ करें। और ये जुनून ही इतना बढ़ा कि आगे फिर सूरत वैसी समाज की अध्यक्षा बनते हुए गुजरात की अध्यक्षा बनी, गुजरात ऑल इंडिया की उपाध्यक्षा बनी, ऑल इंडिया की सेक्रेटरी बनी, और ना 2006 में मैं ऑल इंडिया की अध्यक्षा बनी। लेकिन कहते हैं आपने अलग अलग पदों पर रहकर आपने कार्य किया, समाज के अंदर बदलाव लाए, लेकिन सामाजिक जो समरसता है वो विविधता में एकता की बात कहते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए जब समाज में कहते हैं बहनों को बाहर, घर से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है, लोगों की सोच को एक तरह से बदलना होता है, तो आपने कैसे सोच को बदला और कैसे महिलाओं को एकत्रित किया और क्या सामाजिक बदलाव आपने उस अपने कार्यकाल के अंदर लाए? देखिए भाई साहब, मेरा ये मानना है कि शिक्षा अगर हम अच्छे से लें और शिक्षा हो के उसको दीक्षित करें, शिक्षा केवल शिक्षा ही नहीं, उसको दीक्षित भी होना चाहिए। शिक्षा में इतनी फ़ायदे हैं कि बहनें अपना खुद की ड्यूटी समझती है। मेरा कुछ अभी भी मेरा कोई अलग मायना है कि बहनें पढ़ तो गई हमारे यहाँ, पढ़ाई तो खूब कर ली, लेकिन हमने उसका कुछ अलग ही उपयोग करना चालू कर दिया। आज भी हमारे समाज में अगर कहीं कुछ कमियां आई हैं, कुछ हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, तो शिक्षा का प्रभाव नहीं है, उसको शिक्षा को हमने दीक्षित नहीं किया, उसको शिक्षा को ढंग से विनम्रता में नहीं लाए। उस समय जो बहनें थी हमारे साथ गठित हुई, उनकी अंदरूनी इच्छा थी कि भाई हम भी कुछ सीखें, आगे निकले, उनमें क्वालिटी थी, वो उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया। और जब घर में पूरा वातावरण जब शिक्षित होता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, तो सब कुछ बदल सकता। मेरा ये मानना है कि अगर आदमी में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, अगर आदमी आलस त्यागे, कुछ कमर कसे, तो वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया, सबको संगठन करा, सबको आगे लाई, और समाज ने इसको स्वीकारा, समाज ने सहयोग दिया, तो ये काफ़ी कुछ इतना सब बन पाया। और जब मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे ऑल इंडिया में भी चांस मिला, और सभी लोगों ने मुझे पहचाना कि बिमला जी कुछ कर सकती है, तो इसका मैंने फ़ायदा उठाया। लेकिन संस्कृति, समाज, संस्कृति और संस्कार, ये तीन ऐसे अस्त्र होते हैं सामाजिक तौर पे जिनका निर्माण हर घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज है तो संस्कृति का निर्माण भी जरूरी है, संस्कृति है तो संस्कारों का भी निर्माण जरूरी है। तो आपको क्या लगता है सामाजिक जो ये समरसता हमारी है उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं जो आज की जनरेशन के लिए? भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कृति, समाज, समरसता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं तो इस बात से आजकल बहुत व्यथित रहती हूँ कि जो ज़माना आज के 40 साल पहले हमने जिया संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कारों के साथ, वो काफ़ी कुछ लुप्त होता जा रहा है। हमारी नई पीढ़ी कुछ सोच तो मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा का अर्थ अलग निकाल लिया कि महिलाओं की स्वतंत्रता होने से वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई है, और परिवार टूट रहे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं है, बड़ों का जो आदर सम्मान घर में होना चाहिए वो नहीं है, जॉइंट फैमिलियाँ टूट रही है। आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको बताते हुए कि आज भी मेरे परिवार में हम 4 पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं। तो ये भावना अगर आज हर परिवार में आ जाए, भले 4 पीढ़ी न रहे साथ में, कोई इतने बड़े मकान नहीं होते कि हम 4 पीढ़ी एक साथ रहे, लेकिन भावना तो अच्छी हो, बड़ों का सम्मान तो करें, बड़ों का सत्कार तो करें, उनके अनुभव तो लें। अब आज की पीढ़ी किसी का अनुभव भी नहीं लेना चाहती। इतना मीडिया ने हम लोगों को इस कदर ऊपर तक ला दिया है कि हम कुछ कहीं ये बात मैं अभी आज समाज के मंचों से भी जब मोटिवेशनल स्पीच देने जाती हूँ तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम लौट चलें, हम 40 साल पीछे लौट चलें, क्यों आज नहीं तो हमें 20 साल बाद लौटना पड़ेगा। कि अगर इसी तरह हमारे संस्कार बिगड़ते गए तो हम शायद अपने समाज को नहीं बचा पाए। लेकिन एक महिला के रूप अनेक होते हैं, वो एक पत्नी होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है और एक माँ भी होती है। तो इन चारों किरदारों को आपने भली भांति यहाँ पे निभाया है, लेकिन जो आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन की जो युवतियाँ होती है या महिलाएं होती हैं, उनको इन चीज़ों से बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलना चाहिए और ये जानना चाहिए भी एक महिला के जो हर किरदार के अंदर एक सफल
होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे अपने बेटी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में वो अगर किरदार निभा रही तो उसमें 100% सक्सेस उसको होना जरूरी के होता है। देखिए, एक महिला एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अच्छी है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो महिला के जो 4 रूप आपने बताए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो स्त्री भी है, माँ भी है, बहन भी है और घर की मालकिन भी है। हमको इन चारों, भगवान ने हमको ये क्षमता दी है भाई साहब। हाँ, भगवान ने स्पेशल महिलाओं को कुछ 4-5 क्वालिटी ऐसी दी है कि हम इन सब को वहन आराम से कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो हमारे में सहनशीलता है, हमें काम कर गुजरने की हमारे में पूरी हिम्मत है, हम दुख को सहन कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी क्वालिटी हमारे में है। लेकिन हुआ क्या, कुछ दुर्भाग्य से कि पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा असर हुआ, मीडिया का ऐसा असर हुआ कि हमारी नई पीढ़ी कुछ फिसल गई है। वो अपने आप को कुछ अलग ही चीज़ में स्वतंत्र पाती है, अलग ही सोच उनकी हो गई है। मेरा ये मानना है कि आज भी महिला के चारों रूप होके वही है। हमें उन चारों रूपों को विद्यमान करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच देने जाती हूँ जगह जगह कि हमें रिश्तों को बचाना है, हमें परिवार को बचाना है, हमें एक दूसरे के संबंधों को बचाना है, हमें एक दूसरे के संवाद को बचाना है। और वो एक केवल होगा महिला और पुरुष। ठीक है, पुरुष का पूरा भाग है इसके अंदर, लेकिन महिला अगर पूरी इसके अंदर सक्रिय हो जाए और कुछ सेक्रीफाइस करे, कुछ अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस करे, कुछ मेहनत करे, कुछ सोचे, कुछ परिवार का सोचे, तो शायद सब कुछ संभव है। लेकिन ये जो मीडिया का दुष्प्रभाव हो रहा है, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं, जैसे आपने बताया, महिला एक परिवार की, समाज की एक रीढ़ की हड्डी होती है और उसको उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह महिलाओं के अंदर आपने जो कहा भाई, एक परंपराओं का चलन हुआ है पाश्चात्य संस्कृति का, उसके अंतर्गत कहीं हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारी जो राजस्थानी कल्चर, संस्कृति, जो तीज त्यौहार हमारे मनाने के जो तरीके थे, जो हमें मौखिक जो हमारे गीत होते थे शादी विवाह के, उनको भी हम लोग अच्छी तरह से गुनगुनाते रहते थे। तो ये जो संस्कृति का जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं आप जैसे जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी है, जो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, उनको कैसे आगे आकर इन चीज़ों को रोकना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को, युवतियों को कैसे समझाना चाहिए? देखिए, परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन होना भी चाहिए। कोई भी नदी का पानी एक जगह अगर इकट्ठा हो जाता है तो गंदा हो जाता है, इसलिए बहता रहता है तो अच्छा रहता है। परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन उस परिवर्तन के साथ परंपराएं कैसे निभाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी होता है महिलाओं के ऊपर। महिलाएं क्या है कि जैसे अभी आप बताएंगे कि हमारे, अगर हमने अपनी परंपराएं निभा ली तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई साहब। परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, हो रहा है, सतत हो रहा है और आगे भी होएगा। लेकिन उस परिवर्तन में हमें क्या क्या परंपराएं अपनी रखनी है, वो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब आपने कहा कि हमारे पौराणिक रीति रिवाज है, पौराणिक गीत है, ठीक है, रीति रिवाज मानना चाहिए, गीत मानना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कहीं वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़ों की सेवा है, जो हमारे मान सम्मान है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कपड़े पहनने के ताल्लुकात है, हम किस सभ्यता से बैठे हैं, किससे कैसे बात करनी चाहिए, वो सब बातें भी अगर हम भूल जाएंगे तो शायद परिवार टूट जाएंगे। तो मेरा तो अगली पीढ़ी से यही कहना है कि आप परिवर्तन में जाइए, परिवर्तन निभाना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है और होगा, आगे भी होगा। लेकिन उसमें अपनी परंपरा बचाए रखिए। परंपरा जो आवश्यक परंपरा है, परंपराओं में भी 2 भाग करते हैं, एक अंधविश्वास की और एक आवश्यक। अंधविश्वास छोड़िए, मत करिए, लेकिन जो आवश्यक परंपरा है, जो एक गृहस्थी को बचाने के लिए जरूरी है, वो हमें निभाना चाहिए। कहते हैं एक हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी रूप में महिला का हाथ होता है और वो उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। कि व्यक्ति सफल हुआ तो उसमें चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे बेटी का रोल हो, चाहे पत्नी का रोल हो या बहन का रोल हो, कहीं ना कहीं उसका रोल ज़रूर होता है। लेकिन आप चूंकि खुद एक उद्यमी के तौर पे यहाँ पे वैदिक चीज़ें बढ़ाती है, कोरोना काल में आपने काफ़ी सेवाएं यहाँ पे दी है, तो आप उद्यमी कैसे बन रही है, कैसे आपने इस उम्र के अंदर उद्यम को आगे बढ़ाया? ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ उसमें मेरा पूरा परिवार का सहयोग है। आज मेरे पति हैं, 2 बेटे हैं, बहुएँ हैं, पोते हैं, पड़पोते पड़ीपोती है, सबना का इतना ज़्यादा सहयोग है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो कहते माँ आप करो, आप करो। ये जो आप उद्यमी की बात कर रहे हैं, ये जब दूसरा कोरोना का काल आया तो मुझे आयुर्वेदिक चीज़ें बनाने का शुरू से शौक रहा।
आज से नहीं, पिछले 20 साल से मैं अपने परिवार में च्यवनप्राश है, गुलकंद है, सीतोपलादी चूर्ण है, ये काफ़ी चीज़ें मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी की काफ़ी कुछ छाप मेरे जीवन में पड़ी। मेरे पिताजी वैद्य नहीं थे, लेकिन आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा वो जानकार थे और उनसे मैंने सीखा हुआ था। तो जब दूसरा कोरोना काल आया तो मेरे बच्चों ने कहा कि माँ, आपको इतना अच्छा बनाना आता है और अभी आयुर्वेदिक चीज़ों की सब इतनी सब मान रहे हैं, तो आप इसको मार्केट में निकालो। और चूँकि जुनूनी हूँ, महिला हूँ, जोश रहता है, बच्चों ने कहा, बच्चों का सहयोग रहा और आज भी बच्चे उस मेरे उद्योग में सहयोग कर रहे हैं। वैदिक मदर के नाम से बच्चों ने फटाफट इसका नाम भी निकाल दिया और वैदिक मदर के नाम से मेरा कारोबार आज निकला, जिसके अंदर मैं काफ़ी कुछ आयुर्वेदिक सामान खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कोई वर्कशॉप है और मैं वहाँ मेरे वर्कर्स काम करते हैं, अपने सामान से रॉ मटेरियल लाना बाज़ार से, खुद कूटना, पिसवाना, करना। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये बहुत अच्छे मार्केट में इसकी मांग है। आप इंस्टाग्राम में देखिए, इसको रजिस्टर्ड कराया गया है और मेरा अच्छा सामान जा रहा है। तो मुझे एक विश्वास है कि अगर कुछ भी काम बड़े जुनून से, बड़े विश्वास से और बड़ी लगन से किया जाए तो घर भी सहयोग देता है और काम सफल होता है। लेकिन कहते हैं कोरोना काल के बाद में जिस तरह से परिवर्तन हुए लोगों के अंदर, जो पुराने जो आयुर्वेदिक चीज़ें थी उनका एक रुझान बढ़ने लगा है लोगों का, तो कहीं लगता है आपको कुछ परिवर्तन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं या कुछ अलग अलग बीमारियों के तौर पर जब हमारे सामने आए तो हमें कहीं ना कहीं वापस उस पुराने रास्ते पर चलना पड़ रहा है, जहाँ से हम च्यवनप्राश की डिमांड बच्चों में नहीं थी, बॉर्नवीटा खा लो, वो खा लो, ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो कहीं आपको लगता है जो हमारा जो कि कालखंड आया है कोरोना का, उसके बाद में जो वापस जो रिसाइकलिंग हुआ है हमारा आयुर्वेद, जो भारत की एक पहचान थी, उसमें आगे आने वाले समय में स्कोप अच्छा है? देखिए भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई मुझे। कोरोना काल हमें बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ सिखा गया। और मैं तो कहती हूँ अगर जो नहीं सीखा है वो हमारा दुर्भाग्य है। कोरोना हमने हमको सिखाया कि कैसे परिवार के साथ रहना चाहिए, कैसे अपनी आयुर्वेदिक चीज़ें अच्छी होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना आया एक अभिशाप के रूप में आया, कईयों के घर बर्बाद हुए, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमें काफ़ी कुछ सिखा गया। कोरोना ने हमको सिखाया कि हमारी प्राकृतिक पद्धति हमारी रहने की क्या है। हमारी हमारी जो चीज़ें, देसी दवाइयाँ हैं, देसी मसाले हैं, देसी चीज़ें, उनमें कितनी गुण भरे पड़े हैं। हम एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के अपने आप को साइड इफ़ेक्ट से नहीं बचा पाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक खा के हम कितना अपना अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं। और यही वजह है कि उसी समय में मेरा ये प्रोडक्ट मैंने बाहर निकाला वैदिक मदर का, वो सब लोग को पसंद आया और बहुत पसंद आया। वो इसलिए कि प्योर चीज़ें हैं। जैसे मैं गायों का पालन भी करती हूँ, मेरे गौशाला है बहुत बड़ी, तो बढ़िया घी निकलता है, तो वो भी मैंने मार्केट में अब मैं लाने की सोच रही हूँ। तो ये ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बढ़िया प्योर चीज़ अपने मार्केट में ला सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं, अपने भारतवासियों को दे सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अगर हर महिला जो मेरी उम्र की है, आज मैं 73 ईयर्स की हूँ, मेरी उम्र की महिलाओं को इतने अनुभव है, अगर वो मेहनत करे और अपने हाथ की चीज़ मार्केट में लाए तो शायद मोदी सरकार भी हमें हेल्प करे, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन एक महिला की सफलता के पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे पीछे मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अधिकतर अपने मारवाड़ी समाज में एक भावना होती है कि महिलाएं ज़्यादा आगे नहीं निकले, ज़्यादा वो नहीं करे। लेकिन उस ज़माने में, आज के मेरी शादी को 57 साल हो गए, उस ज़माने में मेरी पति इच्छा थी कि मैं पढ़ी लिखी आई हूँ तो मैं कुछ करूँ। और जितने भी जो भी मैंने स्टेप उठाए समाज में, उद्यम के क्षेत्र में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, घूमने के रूप में, मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑल इंडिया की अध्यक्ष थी तो मैंने चाइना, सिंगापुर, यूएस, इनकी यात्राएं समाज के बहन भाइयों को लेके करी, वहाँ मीटिंगें करी। तो उन इतने इतने बड़े प्रोग्राम करना मेरी अकेले की बस का बात नहीं था। मेरे पति ने बहुत मुझे हेल्प करी और आज भी इस एज में भी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरा साथ देते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं, कभी मुझे निराश नहीं करते, नर्वस नहीं करते कि नहीं तुम घर बैठो। और ऐसे मेरे दोनों बेटे, बच्चे सब मुझे बड़ा सहयोग देते हैं। लेकिन जिस तरह से बदलाव जो आपने कहा, परंपराओं का परिवर्तन होना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा एक फाउंडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी नींव मजबूत है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर उस फाउंडेशन में कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, जो हमारी कल्चर संस्कृति को, जो हमारी भाषा है उसको छोड़ के वो लोग जिस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशन को कमज़ोर कर रही है। तो हमें क्या युवाओं को ऐसा आप मैसेज देंगी? देखिए, इसकी मोटी वजह तो है परिवारों का टूटना। जो जो हम शहरों की तरफ माइग्रेट होते गए, परिवार छोटे होते गए,
शिक्षा का दुरुपयोग किया हमारे बच्चों ने, बड़ों का मान सम्मान नहीं रखा, बड़ों को अपने पास में नहीं रखा, तो जो एक अनुभव बड़ों से सीखने चाहिए थे वो नहीं सीख पाए। और मैं तो ये सभी को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ बहुत हमने हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ा है, फिर भी हमारी संस्कृति हम लेके चल रहे हैं। युवाओं को ये संदेश देती हूँ कि आप समय निकालिए, बड़ों के साथ बैठिए, उनके पास अनुभवों का खजाना है। जो आप गूगल और व्हाट्सएप पे दिन भर खोजते रहते हो, वो बड़ों के साथ अपने आप मिल जाएगा। आप बैठिए तो सही, उनके पास किसी पास समय नहीं है बैठने के लिए। बड़ों मैं युवाओं को ये संदेश देती हूँ कि आप भले ही मीडिया का उपयोग करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर परिवार में वो रहता है, परिवार वालों से संवाद करता है, रिश्तों को निभाता है, तो उसे सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और आपको मैं बताऊं, जो परिवार से सुखी है वो व्यापार में सफल होगा, ये आप मान लीजिए, पक्की बात है। जो परिवार से दुखी है वो व्यापार में भी सफल नहीं होगा। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने परिवार को बचाइए, अपने रिश्तों को बचाइए, अपने बुजुर्ग घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, कुछ उनको अच्छे शास्त्र पढ़ना सिखाइए, आध्यात्म की बातें बताइए। हमारे यहाँ रामायण गीता का नई पीढ़ी के अंदर ऐसा लोप हो रहा है कि बच्चे जानते नहीं कि गीता क्या होती है, रामायण क्या होती है। तो मैं चाहती हूँ हर माँ बाप को कि रात को कुछ देर अपने परिवार के साथ बैठे, बच्चों को ये बातें सिखाए, बच्चों को कुछ भगवान की बातें बताए, कुछ अपने पुरानी पीढ़ियों के बारे में बताए। आज किसी बच्चे को पूछ लेंगे तेरे दादा का नाम क्या, तो शायद दुर्भाग्य से वो भी वो नहीं बता पाता है। तो इन बातों को बताएंगे तो ऑटोमेटिक एक सफल आदमी बनता। आप कई बड़े बड़े आदमियों की जीवनियाँ खोल लीजिए, इन्होंने कितना अपना परिवार के लिए कहा है, कितने अपने बड़ों का बुजुर्गों का मान सम्मान किया है। तो कुछ तो रहस्य है अपनी संस्कृति को मानने के लिए। अगर अपनी संस्कृति का हम पूर्णतः पालन करें तो शायद अपने आप सब सफलता मिलेगी। जी हाँ, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आप अपने जीवन को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, थ्योरिकल जीवन जी सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं और अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे आपकी संस्कृति का, आपका फाउंडेशन का, आपका संस्कारों का निर्माण होता है। और जो अनुभव जीवन का उन्होंने जो जिया है उसको अगर आपको जीना हो तो आपको आपके परिवार के दादा दादी, माता पिता, उनके पास बैठ के ही आप उन अनुभवों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज अगर आप अगर किसी भी सफल व्यक्ति के साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे उनके परिवारों का उसमें बड़ा योगदान उसकी सफलता में। और परिवार बचेगा तो आपकी संस्कृति, आपका संस्कार, आपके सम्मान हमेशा बचा रहेगा। और यही विमला जी साबू का कहना है कि परिवारों की संस्कृति और शिक्षा की संस्कृति को संस्कारों के साथ तोलकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े उद्यमी या बड़े सफल व्यक्ति की श्रेणी में जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी साबू, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आप आज आए और मेरी मन की बातें सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान की संस्कृति का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सबके पास उनकी इच्छाएं, उनके आगे बढ़ने की जो मूल मंत्र आप ले रहे हैं, शायद हमारी नई पीढ़ी कुछ सीख पाएगी। पुनः आपको धन्यवाद।